हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एनसीईआरटी की सीरीज में आज जो टॉपिक चलेगा वो है वैदिक संस्कृति। तो ये है वैदिक संस्कृति का पार्ट 2 और कुल आज है पार्ट 9। इससे पहले हमने आपको प्राचीन भारत पढ़ाया था, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई। और एंशिएंट हिस्ट्री के बाद हमने आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ाई। और हड़प्पा सभ्यता के बाद अब चलेगा वैदिक संस्कृति और इसके बाद चलेगा गुप्तोत्तर काल। चलिए समय खराब ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है। आपको टेलीग्राम लिंक के माध्यम से कोई भी पीडीएफ का विद आंसर चाहिए तो आपको सारी पीडीएफ के आंसर यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़ा सही नहीं है। युग्म कहते हैं जोड़े को, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए, वाजपेयी राजसूय यज्ञ, ऐच्छिक धार्मिक अनुष्ठान और बड़ा यज्ञ, ये गलत है। ठीक है, आपसे यही पूछा है कौन सा सुमलित नहीं है, तो पहला ही वाला ही नहीं है। दूसरा, अश्वमेध यज्ञ राज्य का विस्तार के लिए होता था, घोड़ा छोड़ा जाता था अश्वमेध यज्ञ में, जैसे लव और कुश ने छोड़ा था भगवान राम के समय में। भगवान राम ने छोड़ा था और लव कुश ने पकड़ा था। राज्य के लोगों को सुख समृद्धि प्रदान करना अश्वमेध यज्ञ का, ये भी सही है। वाजपेयी यज्ञ में शक्तिशाली राज्य की शक्ति प्रदर्शन होता था, रथों की दौड़ होती थी, ये भी सही है। तो ये पहला वाला जो है आपका गलत हो जाएगा कि राजसूय युग ऐच्छिक धार्मिक था और अनुष्ठान था और बड़ा यज्ञ था। ठीक है ना, तो ये ऐसा सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित को काल क्रम में सजाइए। आपको देखिए, आपको मैं एक बहुत बढ़िया जुगाड़ बताता हूं इसका। अगर आप सबसे पहले आपको कोई ज्ञान सीखना है, सबसे पहले आप वेद पढ़ेंगे। वेद पढ़ने के लिए आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे ब्राह्मण के पास, क्योंकि ब्राह्मण आपको वेद पढ़ाएगा। और वो आपको कहां लेकर जाएगा? वो आपको लेकर जाएगा जंगल। अरण्य मतलब होता है जंगल। अरण्यक का मतलब अलग हो जाएगा। अरण्य, क्योंकि अरण्यक तो नाम है ग्रंथ का, तो अरण्य मतलब जंगल लेकर जाएगा। नंबर 3, पहले पर वेद पढ़ेंगे आप, फिर आप जाएंगे ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण आपको लेकर जाएगा जंगल, गुरुकुल में। वहां पर आप पढ़ेंगे उपनिषद और फिर आप पढ़ेंगे उसके बाद वेदांत। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा, पहले फर्स्ट आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 5। तो 1 3 2 4 5 इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है ना, ये बहुत सही तरीका है इसको याद करने का। ये कह रहे हैं वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है। मतलब वेदों को किसी पुरुष ने नहीं बनाया। इसका मतलब किसने बनाया होगा? देवताओं ने। तो ये कह रहे हैं वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। क्योंकि वेदों की रचना किसके द्वारा की गई है? देवताओं के द्वारा। इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि उत्तर वैदिक काल में जो भूमि है, उत्तर वैदिक काल में जो भूमि है, भूमि और संपत्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उत्तर वैदिक काल में भूमि और संपत्ति के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कृषि के लिए भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व को मान्यता थी। शूद्रों को संपत्ति और भूमि में अधिकार नहीं था। व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता नहीं थी, या स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था। देखिए, ये कह रहे हैं कौन सी बात सच नहीं है। कौन सी बात सच नहीं है, तो हमें देखना है कि कौन कौन सी बात सच है। ठीक है, अच्छा, स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार नहीं था, ये बात करेक्ट है। शूद्रों को संपत्ति में, ये भी। कुल मिलाकर व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता नहीं थी, ये गलत है। क्योंकि आदमी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार रखता था, तब भी और आज भी। तो व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता नहीं थी, ये बात सही नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति पर अधिकार था। और ये कह रहे हैं सत्य नहीं है, तो ये बात गलत लिखी हुई है, क्योंकि उस समय भी व्यक्तिगत संपत्ति पर अधिकार था और आज भी है। ठीक है, बाकी जो पॉइंट है ये यहां पर आपके सामने दिए हुए हैं और जो कि सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो उत्तर वैदिक काल में आपसे पूछा गया है, उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, राजा की शक्ति निरंतर वृद्धि हो रही थी, ये बात करेक्ट है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि राजा पर सभाओं का प्रभाव था, ये भी करेक्ट है। अंतिम चरण में ब्राह्मण की परिषद का राजा प्रभाव था, अंतिम चरण में ब्राह्मण की परिषद का राजा पर प्रभाव था, ये भी सही है। ब्राह्मण दबाव डालता था राजा के ऊपर। ये बात गलत है कि राजा पूर्ण रूप से निरंकुश हो गया था, ये गलत है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को जोड़ों को सही मिलाइए। मतलब कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये पूछा गया है। देखिए, आयुर्वेद में जादू है, ये गलत है, क्योंकि ये जोड़ा सही नहीं है। क्योंकि अथर्ववेद में जादू है, ना कि आयुर्वेद में। गंधर्व वेद संगीत, ये सही है,
शिल्प वेद, ये कह रहा कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बाकी सब सही है। शिल्प वेद में मूर्ति कला होती है, धनुर्वेद में संग्राम होता है, सब सही है। बस यही जोड़ा जो है आपका ए आंसर जो है ये आपका यहाँ पर सही मैचिंग नहीं था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग लिया गया? वैदिक धातु द्वारा, देखिए वैदिक काल में तांबे का प्रयोग किया गया था, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता की ओर इशारा करता है। आर्य या आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका कारण क्या था? बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया गया, ये था। लंबे और अधिक बलवान थे, ये था। या एक उन्नत शहरी संस्कृति थे, ये था। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाई गई रथों का प्रयोग करा, ये बिल्कुल सही बात है। घोड़ों द्वारा रथ चलाए, इसलिए वो अपने युद्धों में सफल रहे। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो आप ये देखें किसके बारे में बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो समझिए। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड और लोहे का प्रयोग होता था, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि चित्रित धूसर मृदभांड एमजीपी बोलते थे इनको, एमजीपी। इस काल में लोहे को श्याम अयस और कृष्ण अयस कहते थे, ये भी करेक्ट है। लोहे को श्याम या कृष्ण अयस कहते हैं। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि के संबंध में लोह उपकरण मिले हैं, लोहा मिला था अतरंजी खेड़ा में, ये भी करेक्ट है। तो ये तीनों ही करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलोम विवाह है? प्रतिलोम विवाह उसे कहते हैं जहां लड़का शूद्र हो और लड़की वैश्य की हो, या लड़की किसी और कास्ट की हो, उसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह, है ना। ब्राह्मण लड़का क्षत्रिय लड़की शादी कर सकता है, वैश्य लड़का शूद्र की लड़की शादी कर सकता है। ब्राह्मण लड़का, देखिए यहाँ पर क्या है, ब्राह्मण के द्वारा इसका बंटवारा हुआ था, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसको किया गया है। तो शूद्र का लड़का वैश्य लड़की से शादी करे तो प्रतिलोम विवाह कहलाता है, ठीक है ना। आप इसको याद रखें। हालांकि इंटरकास्ट मैरिज जो है अब शुरू हो गई है हमारे देश में भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे, बात करेक्ट है। गोत्र व्यवस्था ऋग्वैदिक काल के प्रचलन में आई, ये भी करेक्ट है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है, ये भी करेक्ट है। कठोपनिषद में को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है, ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है। और कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद भी दिया हुआ है, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी, ये सभी। अगला है, षड दर्शन का बीजारोपण किस काल में हुआ? षड रोपण का बीजारोपण हुआ था सूत्र काल में, ये तो आप बिल्कुल रट लें क्योंकि पिछली बार पीसीएस में क्वेश्चन आया था। ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में किस किस पशु का उल्लेख है, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए ऋग्वेद में गाय का उल्लेख है, घोड़े का है, बकरी का है, भैंस का है। उत्तर मतलब ये सभी, इन सभी का उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता को समर्पित होता है? देखिए ऋग्वेद का किसी भी मंडल का पहला सूक्त जो है वो अग्नि देवता को समर्पित होता है। किसको होता है? अग्नि देवता को। वैसे भी अग्नि को ही दीप जलाकर या पूजा पाठ में सबसे पहले अग्नि जलाई जाती है, तभी से हवन शुरू माना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है, वैदिक सूत्र पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उद्गम मिलता है। दूसरा है, प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद में है, दोनों ही करेक्ट है। तीसरा, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, तो बिल्कुल ही करेक्ट है। इसका मतलब है 1 2 3 ये सभी इसका जो है आंसर हो जाएगा। आपको एक एक क्वेश्चन में काफी नॉलेज मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग, कौन सा जो वेद का अंग है वो ज्योतिष लेखक के रूप में विख्यात है? तो इनमें से ज्योतिष लेखक जो है वो है लगध। कौन है? लगध। आर्यभट्ट मैथमेटिशियन थे, आपको बताइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के अवतारों में प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में मिलता है। मतलब इनमें से प्रजापति कौन कौन से रूप में मिले हैं हमको प्राचीन साहित्यों में? देखिए एक तो वराह अवतार और एक नरसिंह अवतार। तो वराह अवतार, नरसिंह अवतार, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। आपको पता भी होगा भगवान विष्णु ने ये अवतार रखे थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन है, ना चुकाए गए ऋण के बदले दासत्व की प्रथा वैदिक काल से लेकर बुद्ध के समय तक प्रचलन में रही। करेक्ट है। वैदिक काल में ऊंची जातियों की स्त्रियों को पति की मृत्यु के उपरांत न तो संपत्ति धारण करने का अधिकार था और न ही पुनर्विवाह का अधिकार था। देखिए पहला वाला है, ना चुकाए गए ऋण के बदले दासत्व की प्रथा वैदिक काल से लेकर बुद्ध के समय तक प्रचलन में नहीं थी, तो ये गलत हो गया पहला वाला भी। और दूसरा वाला भी गलत हो गया कि ऊंची जातियों में स्त्रियों को पति की मृत्यु के उपरांत ना तो संपत्ति धारण कर, ये दोनों ही गलत हो गए। तो इसका है ना, ये दोनों ही बात यहाँ गलत लिखी हुई हैं। और आपसे जो सवाल पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि सही उत्तर का चयन करें, तो इनमें से कोई सा भी उत्तर सही नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना। आपसे पूछा गया क्या सही है,
अगला आपको मैचिंग करना है, ठीक है। देखिए, मुनि कौन है? मुनि वो है जो पावन पुरुष है और निशब्द रहता है हमेशा, ठीक है। पुरुष वो है जो विवाह का संरक्षक है। और देखो इसमें गाता लिख रहा है, गाता, गाने का काम है सामवेद का, क्योंकि सामवेद में संगीत है। और आर्यमाण में आएगा आद्य पुरुष। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, मतलब आंसर नंबर ए, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कौन सा सही है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों में ग्राम सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है, न कि ना हक एक गांव को, तो गलत हो गया। पूर्व वैदिक कालीन आर्यों में हाथी को पालतू बनाया गया था और युद्ध में घोड़ों के साथ उनका प्रयोग होता था, ठीक है। युद्ध में घोड़ों के साथ उनका प्रयोग होता था, तो ये भी जो है इनकरेक्ट है। ऋग्वेद में स्वयंवर और विधवा विवाह का उल्लेख है, ये करेक्ट है। स्वयंवर और विधवा विवाह का उल्लेख ऋग्वेद में है। विंध्य सतपुड़ा पर्वत नर्मदा नदी का उल्लेख है। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो आपका यहाँ पर सी आंसर करेक्ट, सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डी भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। ऋग्वेद में स्वयंवर और विधवा विवाह का उल्लेख है, ये करेक्ट है, बाकी सब गलत है। ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में कौन सा कथन की पहचान करिए, क्या है? क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्ण का उल्लेख वर्ग के लिए किया गया है ना, और ऋग्वेद काल में दास प्रथा का प्रमाण नहीं है। ऋग्वेद में दास प्रथा का प्रमाण नहीं है, और ऋग्वेद में वर्ण का उल्लेख वर्ग के लिए किया गया है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही जो है यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ना तो पहला ही सही है, ना दूसरा ही सही है, ना फर्स्ट सही, ना 2। अगला क्वेश्चन है, दशराज्ञ युद्ध में कौन सा शामिल था? दशराज्ञ यज्ञ में कौन शामिल था? मलानस, युद्ध, पक, या ये सभी? तो आंसर आ जाएगा ये सभी हैं इसमें शामिल थे। दशराज्ञ यज्ञ किस किसके बीच लड़ा गया था? ये एक भरत वंश के राजा, एक भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत है, भगवान राम के भाई, भरत वंश के राजा थे सुदास। भरत वंश के राजा थे, कौन थे? सुदास। और राजा सुदास ने रावी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा था, जो दशराज्ञ यज्ञ के नाम से फेमस है। देखिए इसमें कथन है, ऋग्वैदिक काल में पुत्री का जन्म अच्छा माना जाता था, ये तो कथन है। ऋग्वैदिक काल में, ये काल लिखा हुआ है यहाँ पर, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, ये है ना। तो यहाँ कथन तो सही है पर कारण गलत है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि कथन सही है परंतु कारण गलत है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। बल्कि ऋग्वेद में तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अगला है कथन, रेखा गणित के प्रारंभिक चिन्ह यजुर्वेद में पाए जाते हैं, बात है ना। ये कथन है, ऋग्वेद के प्रारंभिक चिन्ह यजुर्वेद में, बात सही है। यजुर्वेद में यज्ञवेदियों और दूसरे ज्यामितीय ढांचों को बनाने का नियम दिया गया है। देखिए यहाँ भी रेखा गणित की बात चली, यहाँ ज्यामितीय ढांचों की बात चली। इसका मतलब है जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आईएएस पीसीएस में भी बहुत आते हैं। भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत का राष्ट्रीय आदर्श उक्ति वाक्य है सत्यमेव जयते। ये कहां से लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिया गया है मुंडक उपनिषद से। फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल करना ना भूलें आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ऋग्वैदिक काल में भूमि संपत्ति नहीं होती थी, उस पर सामूहिक अधिकार होता था। आपसे पूछा गया है, सही उत्तर का चयन करें। अगला है, ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है। आर्यों के जीवन का मूल आधार कृषि था, ये गलत है। मूल आधार केवल कृषि नहीं था, आखेट भी करते थे। ऋग्वेद में एक ही अनाज को यव कहा गया है, यव मतलब जौ, यव मतलब जौ, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सी गलत है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित जोड़ों को सही से मिलाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है। उर्वरा जुते हुए खेत को कहते हैं, सही है। करीश गोबर की खाद को कहते हैं, ये भी सही है। सीता हल के निशान को कहते हैं, ये भी सही है। लांगल बादल को कहते हैं, ये गलत है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर नंबर बी इनकरेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। निम्नलिखित कथनों का विचार करें और सही उत्तर का चयन करें, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनों द्वारा दी गई। ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा, ये करेक्ट है। किस ऋग्वैदिक काल में दास प्रत्यक्ष खेती के काम में या अन्य उत्पाद कार्यों में लगाए जाते थे, ठीक है।
अगला जो है ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया के संबंधी उल्लेख है। देखिए ऋग्वेद काल में दास प्रत्यक्ष खेती के काम में या अन्य उत्पाद कार्यों में लगाए जाते थे। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी 1 और 3 इसमें आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अगला है अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम पर्थवैन्य नाम का एक व्यक्ति था, है ना, ऋषि हुए, उन्होंने हल और कृषि का जन्म दिया। ये भी सही है, अथर्ववेद के अनुसार सही बात लिख रही है। कृषि के अलावा विभिन्न प्रकार की शिल्पियों का उदय भी उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में एक अन्य विशेषता थी। ये भी भाई तीनों ही करेक्ट हो गए यहाँ, आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है विभिन्न दिशाओं के देवताओं में कौन सा जोड़ा सही है। देखिए इंद्र जो है वो पश्चिम के देवता हैं, गलत है, बल्कि इंद्र वर्षा के देवता हैं। वरुण पूरब के देवता, ये भी गलत है। सोम दक्षिण पूर्व के देवता, ये भी गलत है। यमराज जो है वो दिशाओं के देवता हैं, ये सही है। सूर्य के पुत्र और शनि के भाई और यमुना जी के भाई यमराज दिशा के देवता हैं, करेक्ट है। तो फ्रेंड आज की जो सीरीज है वो यहीं खत्म होती है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।